ओके बच्चों, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द आज का टॉपिक है बच्चों रिलेशंस। तो बच्चों हम लोग रिलेशन को यहाँ पे आज करना स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिलेशन क्लास 12th। तो बच्चों जब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चे अभी तक इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि रिलेशन कहते किसे हैं। तो रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर करने होते हैं। अगर आपको वो टर्म्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको रिलेशंस काफी अच्छे से समझ में आने लगेगा। और टर्म्स को क्लियर करने के लिए जैसे मैं आपको कुछ बातें पहले समझाता हूं, आप वो टर्म्स पहले क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास सेट ए है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों स्क्रीन पे सेट ए लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, आपके पास स्क्रीन में सेट ए लिखा है और सेट बी भी लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूँ। जैसे सेट ए मान लीजिए वो है 1,2 और सेट बी है आपका 2,3 या 3,4 इस तरह से ले लिया। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो बच्चों इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। लेट्स से 1,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे 1,3 आएगा, फिर 1,4 आएगा, फिर 2,3 आएगा, फिर 2,4 आएगा। ये चार बच्चों आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, सभी बच्चों को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में आता क्या है। वो आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स की बच्चों आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर is called an ordered pair. For example, coordinate of a point. In the ordered pair A comma B, A is called the first element and B is called the second element. यानी ordered pair are nothing, वो क्या है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, जैसे 1,3 1,4। तो बच्चों सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर समझने के बाद आपको सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या होता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया कि वो होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब जो आपके सामने ए क्रॉस बी मैंने लिखा है, आप बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो। हमने रिलेशन डिफाइन किया है यहाँ पे ए टू बी। जो बच्चों आपका रिलेशन है वो डिफाइंड है यहाँ पर ए टू बी। जब मैंने रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया है तो मैंने ए क्रॉस बी निकाला है। लेकिन अगर हम रिलेशन बी टू ए डिफाइन करते तो हम बी क्रॉस ए निकालते। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी है। इसको लिखने का तरीका मैंने बताया। और अगर आप कहोगे मान लीजिए कि सर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 2 से ज्यादा हो, तब क्या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखते ही रहेंगे क्या? यस बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम पॉसिबिलिटी जरूर बता सकते हैं लिखने की बजाय, कि अगर पहले सेट में 2 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखोगे उसमें लगभग 4 ऑर्डर पेयर्स आपके पास आएंगे। समझ गए? मान लो पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो आप जो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे? m इंटू n। तो ये बात बच्चों आपको पता होना चाहिए। यस बेटा, m इंटू n। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पहले नंबर पे आपको क्लियर होना चाहिए रिलेशन पढ़ने से पहले। इसके अलावा ऑर्डर्ड पेयर्स वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े टर्म नहीं है, बहुत आसान से टर्म है, मैंने आपको समझा भी दिए। अब इसके बाद बच्चों बारी आती है कि व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में सारी पॉसिबिलिटी लिखी। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी तो आपने ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखा हुआ है उसमें आपने सारी पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। तो सारी पॉसिबिलिटीज में से अगर हम कुछ ऑर्डर पेयर्स अलग कर ले, मान लीजिए हमने से इसका एक ऑर्डर पेयर अलग कर दिया, लेट्स से वो 1,3 है, तो 1,3 क्या है? वो इसका सबसेट होगा। क्या होगा? इसका सबसेट्स होगा। तो बच्चों सबसेट का मतलब इसका एक पार्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से हम जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स बनाएंगे वो क्या होंगे? वो एक रिलेशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? रिलेशन। तो बच्चों अब आप जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाएंगे उसमें हो सकता है 1,3 हो सिर्फ,
हो सकता है 1,3 1,4 हो सकता है, मतलब सारी तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो सारी होंगी यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको काफी देर तक बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का जब आप सबसेट लिखेंगे तो उससे पॉसिबिलिटी बन जाती है किसकी, उससे पॉसिबिलिटी बन जाती है रिलेशन की। तो बच्चों जो मैंने आपको समझाया वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे अब लिखी हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स a, b where a belong to capital A or small b belong to capital B is called the Cartesian product of A to B and is denoted by A cross B। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जो A क्रॉस B होगा और जो B क्रॉस A होगा वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि A क्रॉस B होता है A to B, B क्रॉस होगा रिलेशन B to A। तो A क्रॉस B में पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स किसके होंगे, A के होंगे, और B क्रॉस A में पहले B के होंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो आपने A क्रॉस B का लिखा है और जो आपने B क्रॉस A लिखा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आपको पहले ये भी क्लियर होना चाहिए, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर आपका रिलेशन A टू B डिफाइंड है और आप A क्रॉस B लिख रहे हैं तो वो अलग होगा, और अगर B टू A डिफाइंड है, B क्रॉस A लिख रहे हैं तो वो अलग होगा। तो यूजुअली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो बच्चों आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिखने की बिल्कुल आदत पड़ गई होगी, और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में n है, तो जो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो m इंटू n होंगे। तो बच्चों अगर हम किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं तो वो उसका कार्डिनल नंबर भी होता है। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कहेंगे तो सेट A का कार्डिनल नंबर है m, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी मौजूद होते हैं, दो मौजूद है तो दो, तीन मौजूद है तो तीन, चार मौजूद है तो चार, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनकी वैल्यूज नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों अगर सेट ए का कार्डिनल नंबर है m, सेट बी का कार्डिनल नंबर है b का n है, तो a क्रॉस b का जो कार्डिनल नंबर होगा वो होगा m इंटू n। तो बच्चों यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने किस तरीके से आपको यहां तक कार्टेशियन प्रोडक्ट तक बता दिया। अब बच्चों हम लोग इसको मैपिंग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपनी एनसीईआरटी या अदर बुक्स में मैपिंग डायग्राम को देख करके भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैपिंग डायग्राम इज नथिंग, जैसे आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि 1 का पेयर ए है, देखो साफ साफ देखो मैंने 1 का पेयर ए दिखाया है, 1 की मैपिंग ए है, फिर 1 की मैपिंग बी है, फिर 2 की मैपिंग ए है, फिर 2 की मैपिंग बी है, फिर 3 की मैपिंग ए है, 3 की मैपिंग बी है। तो उसको हम लोग मैपिंग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी करते चलिए साथ में, वरना आपको एक टाइम के बाद रिलेशन टफ भी लग सकता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो आप इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी कॉपीज में अगर पूछ लिया जाता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप उसको बता नहीं पाते हो। इवन आप ये भी नहीं बता पाते हो कि इस सेट्स में अगर ये वाले एलिमेंट्स हैं तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे बनाएं। मतलब बहुत ज्यादा आप लोग गलत करते हो रिलेशंस के क्वेश्चन में, और रिलेशन के क्वेश्चन इवन जेईई मेंस में भी है। और मेरे को आज ही की क्लास में टाइम मिला तो मैं आज ही की क्लास में ही कराऊंगा। तो सबसे पहले अभी हमने रिलेशन जस्ट स्टार्ट किया जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, तो अगर आपकी क्लास छूट गई हो तो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद मैपिंग डायग्राम, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बच्चों हम आपके सामने एक क्वेश्चन लग रहे हैं जेईई मेंस का, पहले तो ये देख लीजिए। अब ये जेईई मेंस का क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जेईई मेंस में भी आ चुका है, तो आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दी है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। ओके तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये बताइए, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा तो है नहीं कि कभी आपने पढ़ा नहीं होगा रिलेशन या सेट्स और रिलेशन क्लास 11 से चल रहा है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल आया है, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। लिखा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 4 और 3 एलिमेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है, कहोगे सर यहाँ पर इन सेट्स का कार्डिनल नंबर गिवन है। तो सेट ए का भी सर देखो कार्डिनल नंबर गिवन है, सेट बी का भी कार्डिनल नंबर आपके पास गिवन है।
कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद बच्चों देखो उसमें क्या पूछ रहा, कह रहा है देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट इज। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताने ए क्रॉस बी के। तुम कहोगे सर अगर ये ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ लेता तो वो तो मैं बहुत जल्दी बता लेता हूं। क्यों भाई? अगर ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ लेता, पहले तो ये देखो कि पहले आपको गिवन क्या है, आराम से देखते हैं। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भैया आता ही नहीं है तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले आपके पास कार्डिनल नंबर गिवन है, फिर आपके पास कार्डिनल नंबर बी का गिवन है, और मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें m हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके n हो, तो ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? 8 होंगे। ए क्रॉस बी में क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो बच्चों आपको ये बताया गया है ऑलरेडी कि किसी भी सेट का अगर आप सबसेट बनाते हो, किसी भी सेट का आप सबसेट बनाते हो, तो लेट्स से अगर आपने सबसेट कभी बनाए नहीं है तो भैया मैं आपको एक बार बना के दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1,2 है, तो मैंने पूछा इसके कितने सबसेट्स होंगे, तो आप कहोगे सर एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक नल सेट हो सकता है, और एक आपका क्या हो सकता है? इटसेल्फ 1,2 हो सकता है। तो 1,2 के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आए? 4 आए हैं ना 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से देखो कितने हैं, 1,2 है, तो 1,2 है तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 2 की पावर 2। कितने हैं? 2 की पावर 2। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने 1,2,3 लिख दिया, अगर मैंने पूछा इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो क्या क्या होंगे बच्चों? एक 1 होगा, एक इटसेल्फ 2 होगा, एक 3 होगा, एक नल सेट होगा, एक 1,2,3 ये खुद होगा, और क्या होता है बच्चों? एक 1,2 होगा, एक 2,3 होगा, एक 3, क्या होगा? 1 होगा, और कोई बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 थे इस सेट में, तो उसके सबसेट्स कितने बन के आए? 2 की पावर 3 बन के आए, 2 की पावर 3 बन के आए, यानी कितने हैं? 8। तो उसी तरह से बच्चों अगर ए क्रॉस बी में कितने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स? 8 हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 8। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें 2 की पावर 8 होंगे? क्या अधीशा तुमको समझ में आती है? यस सर। ओके, तो बच्चों मैंने कुछ भी नहीं बताया, अगर ना समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछना। मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल से भी क्लियर किया, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई भी सेट गिवन हो तो किसी भी सेट से उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनाते हैं, और बिना बताए भी आप बता सकते हैं कि डायरेक्टली वो वैल्यूज में कितने होंगे। वो होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मान लो 8 है तो 2 की पावर 8। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आना चाहिए। और बच्चों आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। लेकिन बच्चों आपसे पूछा नहीं गया है, आपने तो टोटल सबसेट निकाल दिए गए। अब ये कह रहा है कि ऐसे सबसेट बताओ, कह रहा देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो 2 के पावर 8 है, 2 की पावर 8 आ जाता। लेकिन ये कह रहा हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स, हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स, है ना? तो कह रहा है कम से कम उसमें 3 एलिमेंट हो या 3 से ज्यादा हो, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो या तो 3 हो, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर ही एलिमेंट का काम कर रहा है। ए क्रॉस बी में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, जैसे 1,2 है तो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, 2,3 है ये भी ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये सारे जब एलिमेंट्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 2 की पावर 8। लेकिन इसने टोटल नहीं पूछा, इसने पूछा है कि ऐसे सबसेट्स बताओ जिसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हो या 3 से ज्यादा हो, ये पूछा। समझ में आया? या तो 3 हो या तो 3 से ज्यादा हो। तो तुम कहोगे सर टोटल पॉसिबिलिटी तो लिख दी है हमने, तो टोटल पॉसिबिलिटी लिखने के बाद हम वो वाले पेयर्स में से माइनस कर देंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट, समझ गए, सिर्फ एक एलिमेंट हो, या कोई भी एलिमेंट ना हो, या 2 एलिमेंट हो,
वो वाले सर केसेस अगर हम 2 की पावर 8 से माइनस कर दें तो हमारे पास वो वाले सबसेट्स निकल करके आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट होंगे। तो तुम कहोगे सर ये तो हम बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। मान लीजिए सर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए सर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? कहोगे सर 2 की पावर 0। सर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0 दैट मींस 1, क्योंकि 1 में क्या होगा, एक नल सेट तो होगा ही ना। नल सेट तो सभी का ही होता है, नल सेट तो सभी का ही सबसेट होता है। इसलिए अगर हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं? उसके नंबर ऑफ वेज है 1। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वेज कितने हैं उसके? 1। और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली 1 एलिमेंट, तो तुम कहोगे सिर्फ 1 एलिमेंट वाले कितने टाइप हो सकते हैं? तो सर यहां पर 8 ऑर्डर पेयर्स है। अब मान लीजिए उसमें 1,2 भी हो सकता है, ये पहला ऑर्डर पेयर्स, 2,3 भी हो सकता है, 3,4 भी हो सकता है, 4,5 भी हो सकता है। ऐसे करके आपके पास टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने हैं? 8 है। तो बच्चों, तो 8 ही तो तरीके होंगे जिसमें एक एक ऑर्डर पेयर्स होंगे। भाई इस सबसेट्स के जो ए क्रॉस बी के जो आप सबसेट्स बनाएंगे जिसमें 8 ऑर्डर पेयर्स हैं, तो उससे जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 8, तो उसमें एक सबसेट वो भी तो होगा जिसमें अकेला 1,2 होगा, एक वो भी होगा जिसमें अकेला 2,3 होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे नंबर ऑफ वेज उसके कितने होंगे? 8 होंगे, जिसमें एक एक सबसेट होगा। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए 2 हो, तो तुम कहोगे सर 2 के लिए 8 है, 8 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 8C2। तो 8C2 की वैल्यू कितनी होती है? 28। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं होगा, आप टोटल पॉसिबिलिटी यानी 2 की पावर 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, 8 माइनस कर दीजिए और 28 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 219। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? मेरे ख्याल से जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है सेट्स एंड रिलेशन कभी, वो समझ ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे बैंड बज गई होगी। सर टोटल सबसेट की बात बता दीजिए। टोटल सबसेट्स की बात बता दी, इसका मतलब देखो बच्चों ने पूछना चालू कर दिया ना, इसका मतलब आपको अरे अंदाजा तक सर नहीं अभी है कि मैं आया, व्हाट इज, अभी अभी आया। हाँ, इसका मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो बेटा अगर तुम अभी अभी आए हो तो कोई बात नहीं, इतना घबराओ नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम क्लास के बाद मेरे को मैसेज करना, तो मैं तुमको इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा। तो तुम रिकॉर्डिंग इनिशियल वाली सुनना, क्योंकि तुमने इनिशियल वाली रिकॉर्डिंग छोड़ दी है। ओके सर। तो ये मैंने आपको बताया है, जब तुम ये स्टार्टिंग वाला पढ़ोगे, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो तुमको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको उतनी ठीक देर है। से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए ओके फिर सर। मेरे को वापस उतना ही पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो ओके सारांश सर। ने मैसेज दिया है कि सारांश ओके सर, हम समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, जिसने सही टाइम पे क्लास ज्वाइन की होगी तो वो ये जेई मेंस का क्वेश्चन जरूर समझ गया होगा। बाय द वे ये जेई मेंस का नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप बोलो तो एनसीईआरटी भाई। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन जेई मेंस में बना हुआ है। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पर कि उनको अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प अभी और कर देता हूँ, जस्ट वेट। तो बच्चों आप ये बताओ कि अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, आप अपनी स्क्रीन पे देखो। मैंने कहा था अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, तो देखो उसमें सेट ए क्या है, ध्यान से देखो सेट ए क्या है, 1,2। सेट बी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हमने पूछा आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो, एक और ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आप कहोगे सर 1,A 1,B 1,C 2,A 2,B 2,C। तो अगर बच्चों जिनको मेरी भाषा अभी तक नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इधर ध्यान देना, ए क्रॉस बी में टोटल पॉसिबिलिटी होती है, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द टोटल पॉसिबिलिटी, उसमें सारे तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं, मतलब इससे ज्यादा होते ही नहीं। और कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? अगर ए में 2 है, बी में 3 है, यानी टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखे हुए। अब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या बनाते हैं? उनको कहते हैं रिलेशन। अगर ए क्रॉस बी से आपने जितने भी सबसेट्स बनाएंगे वो रिलेशन का काम है। तो बच्चों कोई भी अगर आपके पास सेट गिवन होता है तो उसके सबसेट आपको लिखने का तरीका तो पता होगा ना, क्लास 11th में बताया जाता है।
कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, है ना? उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर किसी में 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट 2 की पावर 3 बनेंगे, लाइक दैट। तो बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं? कहोगे सर ये देखो एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट किसका काम करता है? ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर इज एलिमेंट। ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो अगर हम A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे तो यहाँ पर कितने होंगे? 2 की पावर 6। कितने होंगे? 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 सबसेट लिखने तो आप बैठ नहीं जाओगे। अगर आप सोचोगे तो ये आप जरूर सोच सकते हो कि उसमें एक सबसेट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो 1, A वाला होगा। उसमें एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें 1, B होगा, ये भी एक एलिमेंट वाला है। तो एक एलिमेंट वाले इसमें कितने सबसेट्स हैं बच्चों? गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 ही तो है ना? 6 है ना? तो बच्चों ये बात मैं आपको यहां से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि अगर A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आपके 8 बन के आए हैं तो उसमें एक एक एलिमेंट वाले कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? तो 8 ही तो होंगे। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। ओके। तो अगर आप 2-2 वाले लेने चाहते हो तो 2-2 वाले लेने के लिए 8 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका, अगर 8 ऑर्डर पेयर्स होंगे तो उसमें 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 8C2 होगा। अगर आप यहां से देखना चाहो तो इसमें 6 है, A क्रॉस B में 6 में से 2 ऑर्डर पेयर्स वाले लोगे तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 6C2। वहां पे मैंने 8 है तो 8C2 लिखा हुआ है। क्यों भाई, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया पूरी तरीके से? की बैंड बज गई? आ गया? ओके, आ गया तो भाई अच्छी बात है, आप ही का भला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारांश, हम आपके अभी मैसेज पढ़ नहीं पा रहे हैं बेटा, बाद में पढ़ लेंगे। ओके, आप पहले सारांश ये जरूर चेक कर लेना कि जो मैंने बताया वो आपको आया कि नहीं आया। ऐसा ना हो वो भी ना आए, आप घूमते रह जाओ, क्योंकि जो मैंने आपने 3। पीछे भी बताया हाँ हाँ, वो A क्रॉस B वाला, वो इसको पीछे कर दीजिए। पीछे वाले के लिए बेटा आप रिकॉर्डिंग पढ़ना। पीछे वाला मैं कितनी देर नहीं, जो है तक? A हाँ, क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A का इनवर्स ले सकते हैं, बस यही पूछना है। A क्रॉस B और B क्रॉस से बेटा इक्वल नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इनवर्स इनवर्स नहीं बेटा, नहीं, नो। अब क्यों नहीं होंगे? तो बेटा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब देखेंगे तो बाद में बात करेंगे। ओके, तो वो चीज नहीं होगी जो आप बता रहे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। यहाँ पर आपको मैंने करके भी दिखाया इतनी देर तक। ओके बच्चों, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए रिलेशन पे, चिल्ला चिल्ला के रिलेशन पे फाइनली पहुंच गए। तो सभी बच्चे रिलेशन पे ध्यान दें, क्योंकि रिलेशन उनसे अभी भी क्वेश्चंस नहीं हो पाए एनसीईआरटी के, सिर्फ मौज मस्ती में चल रहा है आप लोग का काम। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? तो मैं इतनी देर से क्या चिल्ला रहा हूं कि रिलेशन क्या है? वो A क्रॉस B का सबसेट ही तो है। तो वही तो लिखा हुआ है, लेट A and B are two sets, then a relation R from A to B is a subset of A क्रॉस B। ठीक है ना? तो रिलेशन क्या होगा? वो एक सबसेट होता है A क्रॉस B का। जैसे बच्चों आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल भी ऑलरेडी जब अपनी क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह सारे बना रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास सेट A गिवन है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है। सेट B गिवन है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। अब आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना है, देखो रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। लिखा है A, B इज सच दैट A इज इक्वल टू 2B, जहां पे A बिलोंग करता है सेट A से, B बिलोंग करता है सेट B से। तो आप बता सकते हो कि A इज इक्वल टू 2B वाला रिलेशन फॉलो करने वाले A और B से कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं? ओके सर, बहुत आसान है। पहले हम B की जगह 1 डालते हैं तो A 2 आ जाएगा। देखो B की जगह 1 डाले तो A 2 आ रहा है, तो 2,1 हो गया। और कोई देखो, अपने आप से देखते जाओ, B की जगह 2 डालो तो A 4 आ रहा है। A में है 4, बिल्कुल है। B की जगह 3 डालो, जब 3 डालोगे तो A में 6 है, चेक करो, क्योंकि A स्मॉल एलिमेंट कैपिटल A से बिलोंग करता है। कहोगे सर हाँ 6 है। देखो ध्यान से, भाई नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान दो, मैं लिखना भी चालू कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप
8 डालोगे बी, ध्यान से देखो, अगर आप बी की जगह 4 डालोगे, बी की जगह 4 डालो तो ए कितना आएगा, 8 आएगा। 8 है इसमें, कहोगे सर हाँ है। अब बी की जगह इसमें 5 डालो तो 10 बन जाएगा स्मॉल ए, क्या इसमें 10 है, कहोगे सर 10 नहीं है। जब 10 नहीं है तो आपका a इज इक्वल टू 2b वाला रिलेशन कौन सा सेट फॉलो कर रहा है, वो सेट आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज 2,1, 4,2, 6,3, 8,4। तो बच्चों ये क्या है, एक सबसेट है, जो आपका सबसेट है ना, वही रिलेशन बन गया आपका। तो यही बात है जो इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं कि रिलेशन इज नथिंग बट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि रिलेशन किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज खोलोगे तो उसमें पहले के क्वेश्चन के भी 5-6 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन के भी 5-6 पार्ट है। उन्होंने वो कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसी पे बना रखे हैं कि आप रिलेशन लिखो। कहीं पे मॉड ए माइनस बी लिखा है, कहीं पे ए ग्रेटर देन बी लिखा है, कहीं ए इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और आपको सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और आपको रिलेशन बनाने हैं। आपने वो काम ही नहीं किया है अभी तक। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन को किस तरह से लिखा जाता है। फाइनली रिलेशन अब आप समझ गए 100%। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और बच्चों ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, इसमें 9 है, इसमें 5 है, 9 5 जा 45, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है 45। यानी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 45। यानी अगर हम उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाएंगे तो 2 की पावर 45 बनेंगे, है ना, 2 की पावर 45, जो लिखना पॉसिबल ही नहीं इतनी देर तक। चलिए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन, सभी बच्चे ध्यान दें, मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन। तो बच्चों जस्ट अभी मैंने आपको बताया, तो आप रिलेशन का मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हो। 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, ध्यान से देखो 6 की इमेज है 3, एरो वहीं पे जा रहा, 8 की इमेज है 4। समझ में आ गया। तो दिस इज अ मैपिंग डायग्राम। ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ना कर दिया मैंने, ओनली मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग डायग्राम सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आप कोई भी रिलेशन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और अब आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वो नोट की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में n है, तो a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, m into n। So total number of subsets of A cross B, that is number of relation from A to B, is 2 की power mn। तो टोटल नंबर ऑफ उसके जो सबसेट्स बनेंगे यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर mn बनेंगे। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड अ रेंज ऑफ अ रिलेशन। बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इसके पहले मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो आपको पता होना चाहिए। तो जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसको मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रहा हूं। मैंने आपको फाइनली रिलेशन तक पहुंचा दिया, रिलेशन समझा दिया कि रिलेशन बनता कैसे है। रिलेशन पढ़ने के लिए पहले आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैंने आपको समझा दी, और उसके बाद मैंने फाइनली बताया कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू हेडिंग, डोमेन रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब डोमेन रेंज तो बहुत ही आसान सा काम है यार, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेट कोई रिलेशन डिफाइंड है A to B, तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। तो किसी भी रिलेशन की जो डोमेन होगी वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपने लिखने हैं उनके फर्स्ट वाले एलिमेंट ले लो तो वो उसकी डोमेन को बताएंगे, और अगर सेकंड वाले एलिमेंट ले लो ऑर्डर्ड पेयर्स को तो वो रिलेशन की रेंज को बताएंगे। तो इतना तो आप समझते ही होंगे डोमेन और रेंज। ठीक, यस। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने आ गया। लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जरा इसको सही से कर दें।
हाँ, अब देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरी तरीके से। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक सेट ए है 1 3 5 7 और एक सेट बी है आपके पास 2 4 6 8। ध्यान से देखिए, आपके पास सेट ए है और सेट बी है, ये दो सेट्स है, और एक आर एक रिलेशन बनाया गया है ए टू बी। बच्चों आर एक रिलेशन बनाया गया है ए टू बी, और वो रिलेशन एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, उसमें लिखा है एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यानी रिलेशन में आपको एक्स वाई है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, और वाई किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी वाले सेट से, और एक्स माइनस वाई हमेशा ग्रेटर देन 0। तो कहोगे सर एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, तो उसको हम लेके चेक कर लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। हम ए से 1 लेते हैं, बी से 2 लेते हैं, तो क्या 1 माइनस 2 0 से बड़ा है, नो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, 1 न लेकर के हम 3 लेते हैं, 3 माइनस 2 हो सकता है, यस 0 से बड़ा है, यानी 3, 2 एक ऑर्डर पेयर्स होगा। 3 माइनस 4 लेस देन 0, 3 माइनस 6 ग्रेटर देन वाई ले ले। 3 माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है, तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आपको समझ में आने चाहिए कि 3 माइनस 2 भी पॉजिटिव है, अगर हम 5 माइनस 2 करते हैं, 5 माइनस 4 करते हैं, वो भी पॉजिटिव है, 7 माइनस 2 करते हैं, 7 माइनस 4 करते हैं, वो भी पॉजिटिव है, 7 माइनस 6 भी पॉजिटिव है। तो दिस इज x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। एक बच्चा चिल्ला रहा है y कुछ और बोल रहा है, y ग्रेटर देन x बोल रहा है, वो लिखा नहीं है यहाँ पे, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। बेटा ध्यान से देखो, जो x बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है कैपिटल A से, y बिलोंग करता है कैपिटल B से। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन किस तरह से आपने लिखा, यूजिंग द रिलेशन x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो गई होगी कि डोमेन इज द ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है वो डोमेन का काम करेंगे, और सेकंड वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो रेंज का काम करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। ओके, तो बच्चों रिलेशन लिखना तो आप सीख ही गए होंगे इतनी देर में, बहुत देर से चिल्ला रहा हूं मैं रिलेशन के लिए। लिख लोगे ना रिलेशन? अधीशा, आदित्य, अंबर, अनुराग, आर्या, ध्रुव, हिमांशु, इशिता, ख्याति, कृष्णा, कृष्णाग्र, यस सर। नवनीत, सक्षम, जजारांश, सार्थक, शिव। अरे भैया बहुत सारे नाम है, आप लोग रिलेशन लिख लेना। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैं 100% डाइवर्स से कह सकता हूं, किसी को पता है टाइप्स ऑफ रिलेशन पता है क्या होते हैं, कितने तरह के रिलेशन होते हैं? देखिए सबसे पहला रिलेशन होता है वॉइड रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब क्या हुआ, यानी आपको एक एग्जांपल दिया गया, लेट्स से a कॉमा बी, a प्लस बी ग्रेटर देन 10, और आपसे कहा गया कि a और b ऐसे नंबर सेलेक्ट करो, और ये रिलेशन आपका a टू a ही डिफाइंड है। ध्यान से देखो बच्चों, ये रिलेशन आपका a टू a ही डिफाइंड है। जब a टू a डिफाइंड है तो यानी कि आपका b की जगह a लिखा होगा। इधर ध्यान दो, यहां मैंने एक रिलेशन समझाने जा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइप, उसका नाम है वॉइड रिलेशन। और रिलेशन मैंने पहले की तरह a टू b नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने रिलेशन a टू a लिख दिया। समझ गए? तो a में जो एलिमेंट है वो आपको क्लियर है 1 2 3 4, b में एलिमेंट आपको क्लियर है 1 2 3 4, और अब आपको उस a से, सेट a से एक ऐसा रिलेशन जनरेट करना है सच दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। तो आप चेक करके देख लो, यही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, b बन जाएगा। तो बच्चों आप ये बताओ, क्या ऐसा कोई इसमें सबसेट निकल के आ रहा है जिसमें a प्लस बी ग्रेटर देन 10? तो तुम कहोगे सर 4 प्लस 3 करेंगे तो वो तो 7 होगा, 7 तो छोटा होता है। 4 प्लस 3, 4 प्लस 2, 3 प्लस 1, 2 प्लस 3, क्या कोई ऐसा आपके पास सबसेट निकल के आ रहा है? 2 की पावर 4 है, इसके तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे a के? 2 की पावर 4 होंगे। क्या आप उन सबसेट में से कोई ऐसा रिलेशन बता सकते हो, कोई ऐसा सबसेट्स बता सकते हो कि उसके a प्लस बी ग्रेटर देन 10 हो? कहोगे सर कोई नहीं है, ऐसा कोई a और b का पेयर ही नहीं आ रहा है सच दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। नहीं आ रहा है ना?
तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, ये एक वॉइड रिलेशन हो गया। नाम सही क्लियर है, वॉइड रिलेशन का मतलब कैसा होगा, दिस इज नल सेट या फाई। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने कई बच्चों की कॉपी में लिखा है, जब मैं उनसे कहता हूँ नल सेट को रिप्रेजेंट करो, तो पता है वो कैसे करते हैं, वो नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। नल सेट को आप या तो एक कर्ली ब्रैकेट बना करके अंदर खाली छोड़ सकते हैं, या आप सिर्फ फाई लिख सकते हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट। ये जो कई बच्चे लिखने की आदत है, दिस इज अ रॉन्ग, ये नल सेट नहीं है, बल्कि ये एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर एलिमेंट है फाई। ठीक है ना, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपको नल सेट भी बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, तो मैंने आपको नल सेट का रिप्रेजेंटेशन लिखना बता दिया है। या तो आप कर्ली ब्रैकेट्स बना के उसको अंदर खाली छोड़ देंगे, या तो सिर्फ क्या लिखेंगे, फाई लिख देंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। ठीक, समझ में आ गया? कितने बच्चों को अभी ये वॉइड रिलेशन समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा? ओके, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? दिशा नहीं समझ में आया? सर आ गया। आ गया, ठीक, ओके। चलो सेकंड वाला, यूनिवर्सल रिलेशन। आइए, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या हो, जरा ध्यान से देखिए। अब आपके पास यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल में, रिलेशन है ए टू ए, उसमें लिखा गया है कि आपको एक ऐसा डिफाइन करना है रिलेशन जिसमें a प्लस बी लेस देन 10 हो। तो तुम कहोगे सर a प्लस बी लेस देन 10 हो, तो सर उसको अगर हम लिखेंगे तो वो सर उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? कहोगे सर वो तो 1,2 भी हो सकता है ना, 2,3 भी हो सकता है, 3,4 भी हो सकता है ना? क्यों भाई? 1,2 है तो 2,1 भी हो सकता है, 2,3 है तो 3,2 भी हो सकता है, 3,4 है तो 4,3 भी हो सकता है, क्योंकि हर केस में जो सम है वो 10 से तो छोटा ही है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे कितने? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितने होते हैं? 16। अब मेरे पास इतना तो समय नहीं है कि मैं इसके अंदर 16 लिखूं, 16 पार्ट लिखूं, 16 ऑर्डर पेयर्स लिखूं, इतना टाइम तो नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जितने भी 16 ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आप जितने भी 16 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे वो सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, a प्लस बी लेस देन 10। दैट मीन्स अब आप ये कहोगे कि सर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस a, उसका जो सबसेट है, यानी वो तो उसके सबसेट तो 2 की पावर 4 होंगे। लेकिन सर अब आपको यहां पर एक खास चीज देखने को क्या मिल रही है कि आपको जो रिलेशन लिखना है वो रिलेशन पूरा पूरा वही निकल करके आ रहा है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। ध्यान से देखो, ये रिलेशन जो आप बना रहे हो सच दैट a प्लस बी लेस देन 10, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिख रहे हो वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है एग्जैक्टली, वो बराबर है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के, है ना? क्योंकि अगर आप a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ करोगे तो यही तो आएगा, 1,1, 2,2, 2,3, 3,4, यही सब तो आएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका जो रिलेशन बन करके आ रहा है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है या उसका सबसेट बराबर हो जाता है, तो ऐसे केस में आप अपने रिलेशन को कैसा कहोगे? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि वो सबसेट भी एक रिलेशन का ही काम कर रहा है। समझ में आया? जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसका काम कर रहा है? रिलेशन का ही काम कर रहा है। बोलो भाई, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया? यानी कि आपने जब रिलेशन फॉर्मेशन किया तो रिलेशन फॉर्मेशन करने के बाद आपको समझ में आया कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आ रहे हैं उसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ गई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में होती है। तो दैट मींस आपका जो रिलेशन है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर। बोलो भाई, समझ में आ गया व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन नेक्स्ट रिलेशन, सभी बच्चे देख लें, आइडेंटिटी रिलेशन। द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब आपकी स्क्रीन पे आ रही है। जैसे हमने रिप्रेजेंट किया I A to A,
आइडेंटिटी रिलेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन किया ए टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसमें ए कॉमा ए टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, देखो ध्यान से। एग्जांपल है 1 2 3 4 लिखा हुआ है और रिलेशन आपका है जो बनाना है a कॉमा b सच दैट a is to b इक्वल टू 1। अब a का b से डिवीजन 1 तभी आ सकता है जब आप 1 by 1 करें, 2 by 2 करें, 3 by 3 करें, 4 by 4 करें, तो आपको वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स देने होंगे। तो जिसमें a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी, तभी a is to b 1 आएगा, a भी 2 होगा, b भी 2 होगा, 3,3 4,4 यही तो हो सकते हैं। तो ये अगर कोई रिलेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया? वैसे 1 2 3 4 के अगर हम a क्रॉस a करेंगे तो a क्रॉस a में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे? 16 आएंगे। कितने आएंगे? 16। और 16 के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो 2 की पावर 16 होंगे। अब 2 की पावर 16 सबसेट्स में से, सबसेट इज द रिलेशन, 2 की पावर 16 सबसेट्स में से अगर कोई ऐसा रिलेशन आप लिख देते हैं तो उस रिलेशन को हम लोग कैसा कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। कैसा कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? ख्याति समझ में आ गया? ख्याति? ओके। तुम लोग में जोश खत्म हो जाता है जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट नहीं डिसाइड हो रही है, जोश तुम लोग में खत्म हो गया है ना? हाँ, बच्चे कमजोर होते चले जा रहे हैं। चलो ठीक है बच्चों, पता नहीं क्यों तुम लोग कमजोर हो रहे हो, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं भाई। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ने का मौका मिल गया आपको, इसी बहाने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लो, क्योंकि आप लोग के कोर्स में जो रिलेशन है वो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है अभी तक। ओके, नेक्स्ट रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां से गलतियां चालू हो सकती है, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या लिखा है बच्चों? अगर कोई रिलेशन है ए टू ए, और ध्यान से देखिएगा इसकी डेफिनेशन में लिखिए, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है? अगर ओनली इटसेल्फ है, इससे पहले वाले में देखना आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको हमेशा कंफ्यूज किया जाएगा। अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसमें 1,1 2,2 3,3 4 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो उसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 तो हो ही सकता है, और इसके अलावा मान लीजिए आपने 2,1 लिख दिया, 2,2 लिख दिया, 3,2 लिख दिया, 3,3 लिख दिया, इसके अलावा और भी अगर आप लिख देंगे तो भी वो कैसा रिलेशन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है मैं तो आइडेंटिटी रिलेशन का तभी काम करूंगा जब इस तरह के ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है कि भैया इसमें सारे पेयर्स आइडेंटिटी रिलेशन के तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी होंगे तो भी चलेगा। ये मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको ये ध्यान देना है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन के अलावा कई और ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ सकते हैं जिसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है? तो बच्चों ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कैसी इमेजेस दिखाई देंगी? 1,1 2,2, देखो मैं लिख करके दिखाता हूं, लेट्स इट्स 1,1 2,2 3,3 4,4, इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है? कोई और जो भी आप चाहें।
4,3 लिख दिया, 2,1 लिख दिया, कोई और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। बस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये है कि कुछ और एलिमेंट्स आएंगे तो उसका कोई हर्ज नहीं, बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में बाकी नहीं आएंगे। समझ में आ गया बच्चों? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया? और अगर ना समझ पाए हो तो ऐसे समझ लो कि मेरा रिफ्लेक्शन मेरी मिरर इमेज में मेरा ही रिफ्लेक्शन तो बनेगा, है ना? जैसे पंकज का रिफ्लेक्शन पंकज ही तो ही बनेगा, ऐसा थोड़ी नहीं पंकज का रिफ्लेक्शन एरोप्लेन बन जाएगा। समझ में आया? ओके। उसके बाद बच्चों आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और उसमें ये जरूर याद करिएगा, मैंने आपको नोट की तरह लिख के दे दिया है, every identity relation is reflexive but every reflexive relation is not identity. Now the types of relation, another one, this is symmetric relation. तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पांचवा टाइप है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पांचवा टाइप है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपने वॉइड पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, आइडेंटिटी पढ़ लिया, इस तरह से अभी आपके सामने आ रहा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की क्या पहचान होती है? जैसे 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये सिमेट्रिक होंगे? क्या रिलेशन होता है जब हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे? तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, अगर सेट ए है आपका A to A, रिलेशन है आपका A to A इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन अगर A, B बिलोंग करता है उस रिलेशन में, तो B, A भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। बच्चों ये R जो सिंबल है वो रियल नंबर्स का नहीं है, रिलेशन का नंबर है। R जो है रिलेशन का सिंबल है। अगर A, B इस रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको कह दिया 1,1 का सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? कोई बता सकता है 1,1 का सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? क्योंकि सर वो तो 1,1 ही तो होगा, क्योंकि आप 1 को इधर करेंगे और 1 को इधर करेंगे तो 1,1 ही तो दिखाई देगा। तो ये बात गजब की है कि 1,1, 2,2 ये क्या है? आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और सिमेट्रिक रिलेशन की तरह भी दिख रहे हैं, है ना? तो अभी आपके पास एक रिलेशन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो तुम कहोगे 1,1, 1,1 है, उसमें 2,2, 2,2 वो भी है, इसमें 1,2, 2,1 वो भी है, इसमें 1,3, 3,1 वो भी है इसमें। तो बच्चों ये कैसा रिलेशन हो गया? ये रिलेशन हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन कोई बच्चा हमसे ये भी कह सकता है कि सर 4 जो सेट ए में 4 वाला एलिमेंट है, जैसे 3,4, 4,3 वो तो आया नहीं है, वो तो आया नहीं है। अब वो नहीं आया तो उससे मेरा क्या लेना देना है? हमने तो एक सबसेट लिखा हुआ है, रिलेशन इज अ सबसेट, और वो जो सबसेट है उसमें सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज होके पता है क्या कहते हैं? कहते हैं सर इसमें 3,4 और 4,3 भी तो होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। 2,3 और 3,2 भी तो होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं, है ना? कई बच्चे ऐसा भी हमसे कहते हैं। फिर कहते हैं सर 3,3 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। 4,4 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। लेकिन हमने कहा अगर सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी दिखेंगी, तो वो फिर रिलेशन का क्या हुआ? वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाएगा। ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपने जो रिलेशन का फॉर्मेशन किया वो क्या फॉर्मेशन किया? ये फॉर्मेशन किया। अब आपसे पूछा गया कि ये रिलेशन किसको फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, किसको फॉलो कर रहा है? क्योंकि सर रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपने बता दिया था कि 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए। तो सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3,3 और 4,4 नहीं है। लेकिन सर ये रिलेशन जितने भी गिवन है इसमें सिमेट्रिक जरूर है। क्या है? सिमेट्रिक जरूर है।
ये रिलेशन सिमेट्रिक जरूर है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3,3 भी नहीं आया, 4,4 भी नहीं आया। 3,3 अगर 4,4 आता तो रिफ्लेक्सिव भी होता, लेकिन इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं वो एक सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो ये बात कंपलसरी है उसमें कि सभी के ऑर्डर्ड पेयर्स, हर एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर्स की इमेज खुद होनी चाहिए। यानी अगर 1 2 3 4 5 होगा तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 भी होना चाहिए। लेकिन अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो उसमें ऐसा कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि उसमें सारे एलिमेंट्स यानी कि 1, 2, 3 सबका इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1 इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स फिलहाल इस रिलेशन में लिखे हैं वो एक सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन में नेक्स्ट दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है बच्चों? देखो, जैसे ए गिवन है आपके पास 1 2 3 4, ए से आपने कोई, ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन लिखना हो, अगर रिलेशन है कोई ए टू ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा है, उसमें 1,2 है, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4 है। अब ध्यान से देखो, आपने इस एग्जाम्पल से जो रिलेशन क्रिएट किया है क्या वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है? आपसे ट्रांजिटिव पूछा जा रहा है, तो तुम कहोगे सर 1,2 हो तो 2 से चालू होने वाला कोई है? यस, 2,4 है। अगर 1,2 2,4 है तो 1,4 है? हाँ सर है, बिल्कुल है। अगर 1,3 है तो 3 से चालू होने वाला है? हाँ, 3,4 है। तो 1,3 3,4 है तो 1,4 है? हाँ है कि नहीं? 2,3 है? हाँ है। तो 2,3 है तो 3,4 है? कहोगे सर 2,3 है 3,4 है तो 2,4 भी होना चाहिए। हाँ है। यानी सर इस रिलेशन में जो फॉलो हो रहा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको बच्चों बात समझ में आनी चाहिए कि अभी जो मैंने एक रिलेशन लिखा है वो ट्रांजिटिव रिलेशन की हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें सारे एलिमेंट्स जो है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि रिफ्लेक्सिव में कैसा होता है, ए कॉमा ए टाइप का होगा, है ना। सिमेट्रिक में ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए हो, ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी कॉमा सी हो तो ए कॉमा सी भी हो, लाइक दिस। अगर इस तरह के रिलेशंस बनते हैं आपसे तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और बच्चों कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive, symmetric and transitive simultaneously। तो बच्चों अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट आर, एक रिलेशन आपको गिवन है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1। ठीक है, और बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। ये जो रिलेशन है सेट ए से बनाया गया है, यानी कि ए टू ए है, ये सेट ए से है, इससे रिलेशन बनाया गया ए टू ए। तो वो रिलेशन बन करके आया है 1,3, 4,2, 2,4, 3,1 वगैरह। पूछ रहा क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तुम कहोगे अगर सर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 होना चाहिए। तो ऐसा इसमें है नहीं, 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव है? कहोगे सर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आपने क्या बताई थी, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे सर 2,4 है और 4,2 है, 2,4 है
ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं। अगर 2, ध्यान से देखिए, अगर 2,4 है, 4,2 है, तो 2,2 इसमें होना चाहिए। ध्यान से देखो, 2,2 है, नहीं है। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए कंडीशन नेगेटिव आ जाए तो फिर वो ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता। फिर से चेक कर लो, अगर 2,3 है, 3,1 है, तो 2,1 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो क्या सिमेट्रिक नहीं है ये? अगर सिमेट्रिक होता तो 1,3 है, 3,1 है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल है। 4,2 है, 2,4, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे। लेकिन 2,3 के साथ 3,2 नहीं। ये देखो, इसके लिए फॉल्स कर गया। 2,3 है तो 3,2 अगर होता तो ये सिमेट्रिक होता, लेकिन 2,3 है, 3,2 नहीं, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं। तो उसका आंसर हो गया सी पार्ट। क्या आंसर हो गया? सी पार्ट। अब चौथे पार्ट भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है ये फंक्शन भी नहीं है। जरा देखते हैं फंक्शन क्यों नहीं है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ भी लिखा है 1 2 3 4। ठीक, तो 1 की इमेज क्या आ रही है? 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज है 3। 4 की इमेज क्या आ रही है? 2। 2 की इमेज क्या आ रही है? 2 की इमेज क्या आ रही है? 4। 2 की इमेज क्या आ रही है? 3। अरे ये तो फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2 डालने पे 4 भी आ जाए और 2 डालने पे 3 भी आ जाए। तो बच्चों उसको हम लोग फंक्शन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये 2 डालने पर 4 भी ले रहा है वैल्यू और 2 डालने पे 3 भी वैल्यू ले रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग फंक्शन कहते ही नहीं, ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा फंक्शन होता ही नहीं है कभी। भाई रिलेशन के बाद क्या पढ़ा जाता है? रिलेशन के बाद पढ़ा जाता है फंक्शन। लेकिन फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी ना कि वो 2 डालने पे 4 भी ले रहा है और 2 डालने पे 3 भी ले रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये फंक्शन नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया समझ में? ओके। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, पहले करने की आप ही कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, आपसे हो जाएगा। और ये सब एनसीईआरटी में भी दिए हैं, लेकिन है ये एमसीक्यू टाइप के, तो आपको करना थोड़ी नहीं, सिर्फ टिक करना है। नहीं सर, अगर बोर्ड में है तो नहीं, टिक ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू है ना। एमसीक्यू होगा तो आप टिक करेंगे, और अगर पूरा क्वेश्चन बन के आएगा तो फिर आपको एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा कैसे होगा। यहाँ पे तो पहली सब बना बनाया है, इसमें लिखेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। ओके बच्चों, देखिए आपके पास एक रिलेशन, वैसे आपके पास बोर्ड एग्जाम में रिलेशन बनाने के लिए आता है, तो आप रिलेशन एक एक करके चेक करके बनाते हैं नंबर, तो उसमें तो लिखेंगे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो रिलेशन पहले से ही बना बनाया आपको मैंने दे दिया है, आपको सिर्फ आंसर चेक करने हैं कि ये क्या हो सकता है। सबसे पहले बच्चों आपके पास एक रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन है 3,3 6,6 9,9 12,12 6,12 3,9 3,12 3,6 और ये सेट ए से बना है। ठीक है, तो A2, ये रिलेशन A2A रहा होगा तभी बना है। अब ये हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा, तुम कहोगे सर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 3,3 6,6 9,9 12,12 होना चाहिए, तो ये है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये सर रिफ्लेक्सिव तो है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो भैया अभी और कंडीशन चेक करो। रिफ्लेक्सिव के बाद हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक को चेक करना आसान होता है। 3,3 का सिमेट्रिक 3,3 हुआ, 6,6 का 6,6 हुआ, 9,9 का 9,9 हुआ, 12,12 का 12,12 हुआ। अब ध्यान से देखो, 6,12 का 12,6 है यहाँ पर? नहीं है, इसमें 12,6 नहीं है। 3,9 का 9,3 है? नहीं है, फेल कर गया कंडीशन। एक जगह भी फेल कर जाए तो घुस गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? सी वाला। कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? डी वाला। अब आपको किससे ऑप्शन से चेक करना है? ए और बी से। सी वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि अगर इक्विवेलेंस होगा तो फिर वो तीनों होगा, एक जगह फेल कर जाएगा तो इक्विवेलेंस होएगा ही नहीं, तो सी और डी आपका तो तुरंत गलत हो गया। अब आपके पास आंसर है ए और बी। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। कैसे चेक करोगे? ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो अपने आप से। अगर 6,12 है, या ऐसे अपने आप से चेक कर लो, अगर 6,12 है तो 12,12 ये होना है। 6,12 है तो देखो ध्यान पे, यहां से देखो ध्यान पे
12 से कोई स्टार्ट हो रहा है तो तुम कहोगे 6,12 में, उसके बाद 12 से स्टार्ट होने वाला 12,12 है, तो 6,12 है तो 12,12 है, तो उसका मतलब 6,12 को भी होना चाहिए, पता है ना, A, B है, B, C है तो A, C भी होना चाहिए, तो 6,12 होना चाहिए, वो उसमें है, वो उसमें है। अगर 3,6 है, 6,12 है तो 3,12 भी होना चाहिए, वो उसमें है, ऐसे सारे हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसका आंसर सही पार्ट हो गया ए पार्ट।